हाँ बेटा दोदी, आज की क्लास अब हम शुरू करना चाहते हैं और लास्ट क्लास में हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे आगे चलेंगे, तो जरा अलर्ट हो जाइए। हेडिंग है वर्क, एनर्जी, पावर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपरली लिखा भी था, याद करने के लिए भी दिया था। दोदी हमें बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है। दोदी बेटा बताइए, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी ना तो आप पैदा कर सकते हो और ना ही एनर्जी आप खत्म कर सकते हो। कोई भी एनर्जी ना पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। बेटा जल्दी से ये स्टेटमेंट लिखें। एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना खत्म कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो। एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा ये हम कल लिख चुके हैं। दोदी आप हमें समझा सकते हो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोदी बताओ बेटा, समझाओ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसकी एक और स्टेटमेंट है जो इससे भी ज्यादा आसान है। टोटल एनर्जी रिमेन सेम। अगर इतनी लंबी डेफिनेशन याद ना हो तो आप ये भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम। इसका भी मतलब वही है कि एनर्जी ना पैदा होगी ना खत्म होगी, टोटल एनर्जी हमेशा हमारी इस दुनिया में सेम रहती है। अच्छा बेटा अब जरा इस सवाल पे आ जाइए। ये एक लड़की है, इस लड़की के हाथ में एक बॉल है, इसने बॉल को हवा में ऊपर उछाल दिया है। कह रहे हैं बताओ जब ये बॉल ऊपर जाएगी, तो बेटा अब्दुल समद आप बताओ, कोई भी बॉडी ऊपर जा रही हो तो ऊपर जाने से उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है। सही आपने बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही जनाब, तो जैसे जैसे ही ऊपर जा रही है इसमें आ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस लड़की ने जब इस बॉल को थ्रो किया, तो याद रखिएगा जब किसी चीज को हम थ्रो करते हैं तो हम उस बॉडी को देते हैं काइनेटिक एनर्जी। थ्रो करने के लिए हमेशा देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस लड़की ने बॉल को दी काइनेटिक एनर्जी। बॉल ऊपर जा रही है तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी और ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। पहले बेटा इतनी बात लिखो, पहले इतनी बात लिखो, when ball is thrown upward। जब बॉल को आप थ्रो करते हो तो थ्रो करने से हम थ्रो करने के लिए काइनेटिक एनर्जी देते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी जो आप देते हो वो कम होने लगती है और वो कम होकर कन्वर्ट हो रही होती है इनटू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने बॉल को थ्रो किया तो आपने थ्रो करने में कौन सी एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी। बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर में काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती है,
जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही होगी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होगी और बेटा पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी। अच्छा बेटा, बॉल ऊपर जाकर रुकेगी तो नहीं, ऊपर के बाद फिर बॉल ने नीचे आना है। अब बॉल नीचे आ रही है, बताइए बेटा, जब बॉल नीचे आ रही होती है तो अब क्या होता है, तो आगे लिखना, एज द बॉल मूव्स डाउन। जब बॉल नीचे आ रही होती है तो नाउ इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। जब बेटा बॉल नीचे आ रही होगी तो बॉल की स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड बढ़ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इट इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉल नीचे आ रही है तो नीचे आते वक्त बॉल की स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है। अच्छा, अब बॉल नीचे आई और बॉल ने जमीन को हिट कर दिया, बॉल नीचे आई, बॉल ने जमीन को हिट कर दिया। जब बॉल जमीन को हिट करती है तो याद रखिएगा, हिट करने में सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, काइनेटिक भी खत्म, पोटेंशियल भी खत्म। तो हमने तो पढ़ा एनर्जी खत्म हो ही नहीं सकती, तो ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तो आखिर में लिखिएगा, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड all energy converts into thermal। थर्मल में कन्वर्ट होती है, थोड़ी सी साउंड में कन्वर्ट होती है, आपने देखा होगा आवाज आएगी तो साउंड में भी कन्वर्ट होगी, जगह नहीं बची वरना मैं साउंड भी लिख देता, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आखिर में थर्मल में। तो बॉल भी थोड़ी सी गर्म हो सकती है और जहां हिट करेगी वो सरफेस भी गर्म हो सकती है। तो बेटा मैं अपनी पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, जब लड़की ने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाते वक्त क्या होता है, जवाब, सर ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही होती है, सर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, ऊपर जाते हुए हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने में स्पीड कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, बॉल ऊपर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। जब ये बॉल टॉप पर पहुंच जाती है तो फिर नीचे आने लगती है, जब बॉल नीचे आती है तो नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी गेन होती है और पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होती है। जब बॉल जमीन को हिट करती है तो सारी एनर्जीज आखिर में कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, थर्मल में। अब्दुल समद बताओ क्या हो रहा है बेटा, बॉल ऊपर नीचे जा रही है। जबरदस्त, 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 ओके। हाँ बेटा, आपने कॉपी कर लिया बेटा, दो दी हम आगे चले। बेटा दो दी आपने कॉपी कर लिया, हम आगे चले। अच्छा, अब जो सवाल है ये सवाल मोमेंटम का है और मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं,
तो क्वेश्चन है बॉल का मोमेंटम कैलकुलेट करो। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बताओ बॉल का मास कितना है दोदी? बॉल का मास कितना है दोदी? 4 है। अच्छा, जब लड़की ने बॉल को थ्रो किया तो बॉल की स्पीड कितनी हो गई थी? 12। तो 12 मल्टीप्लाई 4, 12 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है दोदी? 12 का टेबल आता है दोदी? बताओ 12 फोर जा 48। ये आ गया मोमेंटम। अब सवाल है कैलकुलेट फोर्स। तो बताओ मोमेंटम आता हो और ये भी मोमेंटम का चेंज है, क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 है, फिर थ्रो करते करते 12 हो गई, तो इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज 48, मोमेंटम का चेंज 48। और ये चेंज कितनी देर में हुआ है सर? टाइम 0.6, टाइम 0.6। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। मोमेंटम का चेंज 48, टाइम 0.6, डिवाइड करोगे तो बेटा फोर्स आ जाएगी। इसको बाद में डिवाइड कर लेना अपनी बुक में, अपने प्रिंटेड पेज पे डिवाइड करके आंसर लिख लेना। एंड आंसर विल बी इन न्यूटन, आंसर विल बी इन न्यूटन। 80 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये दूसरा सवाल भी खत्म हो गया आपका। तीसरे सवाल पर आ जाओ। तीसरा सवाल का फॉर्मूला मुझे दोदी बताएंगे। दोदी बेटा कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोले दोदी। बेटा दोदी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। दोदी, हाँ, इक्वल टू हाफ। यार ये पक्का याद करो ना, आप तो इतना डरते डरते याद कर रहे हो बेटा, पक्का याद नहीं है आपको। इसको पक्का याद करो बेटा। बताओ मास कितना है, जल्दी बोलो। मास कितना है? 9500। बताओ एयर क्राफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, बोलो। 75। अब जरा मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जो आ रहा है बेटा लिख लो अपने पास ना, जो आ रहा है वो लिख लो। मुझे बोल के बताओ क्या लिखा है। 27। अच्छा टू, रुक जा 26718, फिर सही है। इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो खाली इसको लिखा जाएगा 2.6 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आएगा 1 2 3 4 5, एक्सपोनेंट 5। और एनर्जी की यूनिट होगी जूल। ठीक है बेटा, इतना बड़ा नंबर होता है तो आगे के नंबरों को छोड़ देते हैं और शुरू वाले नंबरों को लिख लेते हैं। अलबत्ता नंबर अगर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करने में ये 6 के बजाय 7 लिखा जाएगा। 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करने में अगला नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये बेटा आ गई काइनेटिक एनर्जी। अगला सवाल पढ़ो, कह रहे हैं। अगला सवाल बेटा पढ़ो, अगले सवाल में कह रहे हैं कि एयर क्राफ्ट जब चलता है
तो एयरक्राफ्ट 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। अच्छा बेटा, मैं माइक्रोफोन लगा लेता हूँ, रुक जाए। हाँ बेटा, आप जरा चेक करके बताएं, आवाज बेहतर हुई मेरी? बेटा दोदी बताइए, मेरी आवाज बेहतर हुई? बेटा आवाज नहीं आए तो बताया करें ना बेटा आप। अच्छा जरा सुनिए। कहते हैं जनाब, जब ये एयरक्राफ्ट इस डेक पर चल रहा था तो इसने यहां से यहां तक भागते हुए डिस्टेंस कवर कर लिया 150 मीटर। और डिस्टेंस को डी नहीं लिखते, फिजिक्स वाले डिस्टेंस को लिखते हैं एस। हम लोग तो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं एस। क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स। फोर्स बताओ, कैलकुलेट फोर्स, फोर्स बताओ। तो याद रखना, वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम होते हैं। वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम होते हैं। अभी अभी आपने एनर्जी कैलकुलेट की है बेटा, एनर्जी आई थी 2.7 एक्सपोनेंट 5। बेटा देखो, फिर बहुत ज़्यादा कट रही है, इसका मतलब है कि फिर मेरे इंटरनेट में कोई इशू है। रुक जाओ, फिर मैं कमरा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? पहले मैंने माइक्रोफोन लगा लिया था, मैं समझ रहा था माइक्रोफोन का इशू है, और अगर माइक्रोफोन का इशू नहीं है तो फिर मुझे राउटर के करीब चले जाना चाहिए। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। इतनी देर में आप इस वाली बात को नोट करते रहो। मैंने क्या कहा कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन में अभी अभी बेटा हमने कैलकुलेट की काइनेटिक एनर्जी, और जब बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ चुका तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा बताओ, यहाँ पे आवाज बेहतर हुई है क्या? है बेटा, आवाज बेहतर हुई क्या? दोदी बेटा बताइए, आवाज बेहतर हुई क्या? बेटा दोदी, आवाज बेहतर हुई क्या? दोदी बेटा, आवाज आई? हेलो बेटा अब्दुल समद, फिर तो इसका मतलब है आपकी तरफ से कोई इशू है, क्योंकि अब्दुल समद का माइक्रोफोन हिलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही उसके अंदर। अब्दुल समद, मैं बिल्कुल राउटर के बराबर में आके बैठ गया हूँ, मेरे सिग्नल बिल्कुल पूरे आ रहे हैं। आप चेक करें कि आपकी तरफ से इशू है। हाँ बेटा अब्दुल समद। अब्दुल समद, आपकी आवाज हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब्दुल समद दोबारा बोलिए। हाँ बिल्कुल बेहतरीन आवाज हो गई अचानक, अब बिल्कुल सही हो गई। और और दोदी बेटा आप बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अब दोदी की आवाज बिल्कुल गायब है, लेकिन अब्दुल समद की आवाज मुझे साफ आ रही है। अब्दुल समद, मेरी आवाज अब आपको साफ आ रही है? मेरी आवाज में तो अब कोई इशू नहीं है? चले बस, ठीक है मैम। हाँ बेटा आ रही है दोदी, आपकी आवाज बहुत हल्की सी आ रही है लेकिन आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरी आवाज से काम चलाइए। बेटा उमामा, जरा पंखा खोलिए। कहते हैं जब इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी, और मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और वर्क हमेशा बराबर होते हैं। ये बताओ बेटा अब्दुल समद, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला बताइए। अब्दुल समद, हमें वर्क का फॉर्मूला बताइए। अरे यार, इस चैप्टर का पहला फार्मूला है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में बेटा आप गौर कीजिए कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सर, इस एरोप्लेन ने, इस एयरक्राफ्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 150 मीटर का। तो डिस्टेंस है 1 मीटर का, 150 मीटर का,
फोर्स आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटा मैंने फोर्स की जगह एफ लिखा, डिस्टेंस की जगह बेटा 150 मीटर लिखा, और मुझे एफ कैलकुलेट करना है। तो बताइए जो 150 यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई वाला 150 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अब डिवाइड करोगे तो 2.7 को आपने डिवाइड करना है 150 से, डिवाइड करोगे तो फोर्स आ जाएगी। पहले इसको कॉपी कर लो बेटा, ये सवाल मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले बेटा इसको कॉपी कर लो। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो नई बात बोली है, जरा वो नई बात सुनो। नई बात बेटा मैंने ये बोली कि अगर किसी सवाल में हमें एनर्जी पता हो, तो हम एनर्जी को वर्क के बराबर लिख सकते हैं, और वर्क को एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। इस सवाल में उन्होंने हमें बताया कि डिस्टेंस 150 मीटर का है और फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो जब डिस्टेंस और फोर्स की बात कर रहा है, तो पक्की बात है कि फोर्स और डिस्टेंस वर्क के फार्मूले में आता है। फोर्स और डिस्टेंस वर्क के फार्मूले में आता है, लेकिन पूरा सवाल पढ़ लो, उसने हमें वर्क नहीं बताया। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसने वर्क नहीं बताया। लेकिन बताइए, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में वी हैव कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन इक्वेट काइनेटिक एनर्जी एज वर्क। हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने एनर्जी की कैलकुलेटेड वैल्यू लिख दी, वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख दिया। फोर्स कैलकुलेट करना है, 150 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला 150 वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और डिवाइड करोगे तो फोर्स आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो फोर्स आ जाएगी। हाँ बेटा, हो सकता है आपको बात समझ में आ गई हो। बेटा मुझे ये बताइए कि अगर किसी क्वेश्चन में वर्क और एनर्जी दोनों हमें सवाल में नजर आ रहे हो, तो बताओ अब्दुल समद, दोनों में क्या रिलेशन है। जवाब, वर्क और एनर्जी सर एक ही चीज होती है। रिलेशन क्या होता है सर, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, इस सवाल में उन्होंने फोर्स पूछ रहे, डिस्टेंस दिया हुआ है। फोर्स पूछ रहे, डिस्टेंस दिया हुआ है। बेटा उमामा, फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इस कमरे में ना ये सांस नहीं आ रही है, अलग दरवाजा खोलो। जब बेटा कमरा मैंने चेंज किया है ना, तो जरा यहाँ सेटिंग नहीं बन रही मेरी। अच्छा बेटा, जो फोर्स है, फोर्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस 150 मीटर का है। ठीक है जनाब, उसने वर्क हमें नहीं बताया, पर हमने वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन इक्वेट वर्क बाय एनर्जी। एनर्जी की जगह बेटा मैंने लिखा 2.7 एक्सपोनेंट 5, और उस एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन समझ में आती है अब्दुल समद। ठीक है बेटा, आगे चलिए। और आपने ये कॉपी भी कर लिया। पर ईमानदारी की बात है, ये वाला सवाल ना अच्छे बच्चों को भी समझ में नहीं आ पा रहा होता। अच्छे का मतलब जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे होते हैं और मुसलसल पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं सर ये क्या हो गया, अचानक आपने इसको इसके बराबर क्यों कर दिया। तो मैं आपको ये बात रटवाना चाह रहा हूँ कि वर्क और एनर्जी हमेशा एक ही चीज के दो नाम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में एनर्जी कैलकुलेटेड थी, वर्क का फार्मूला लगाकर हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आगे आगे। बेटा दोदी, हमारा आपसे सवाल है कि जो बैटरी होती है, बैटरी बैटरी गाड़ी में भी बैटरी होती है, मोबाइल में भी बैटरी होती है। बताओ बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो किस शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी भरी हुई होती है। बैटरी के अंदर साउंड होती है, हीट होती है, थर्मल होती है, केमिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। कौन सी एनर्जी होती है जो बैटरी के अंदर होती है। दो दी। अब्दुल समद आप बताओ, बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा। हाँ, कभी बैटरी या सेल टूट जाए तो अंदर से खोल के देखोगे ना बेटा, तो बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ होता है। और जब उसके अंदर कोई केमिकल भरा हुआ होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। जो सेल आप खरीद के लाते हो, जो बैटरी आप खरीद के लाते हो, उसके अंदर कंपनी ने भरा हुई होती है केमिकल। उस केमिकल से पैदा होती है बिजली।
तो केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी। अच्छा बेटा, अब आप दोदी बेटा, आप हमें बताएं कि ये एक बंदा किसी बॉक्स को नीचे से उठा के ऊपर लेके जा रहा है। बताओ दोदी, अभी समझ ये सवाल मुझे बता चुका है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी दोदी? बिल्कुल सही भाई, जबरदस्त। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बता। अब्दुल समद, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बता। अबे नहीं ना यार, वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी थी, तुम लोगों ने याद नहीं कर रहे हो भाई। फार्मूले याद नहीं कर रहे हो, चैप्टर खत्म हो जाएगा परसों। कल परसों में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फार्मूले याद करे बगैर। दो तो फार्मूले चल रहे हैं यार, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी। अब जल्दी से मुझे बताओ एम कितना है। अब्दुल समद देख के बताओ बेटा, एम कितना है? जी कितना होता है? जी कितना होता है? 10। इस सवाल में हाइट कितनी है? हाइट, हाँ हाइट कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को। कोई चीज ऊपर जाएगी तो उसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हाइट। हाइट है 2.5। हाइट है 2.5, जरा मल्टीप्लाई करो बेटा। 2.5 को 10 से तो ये बन गया 25। 25 को 32 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 800। और एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट बेटा क्या होगी? जूल। ठीक है। अब जो अगला सवाल है यार, अगले सवाल को पढ़ाने के लिए एक ऐसी डेफिनेशन है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। तो पहले बेटा वो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस टॉपिक पर आ सकूंगा, ठीक है? वो डेफिनेशन क्या है? तो बेटा डेफिनेशन के लिए अपनी कॉपी में लिखो कि एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है। एफिशिएंसी को हम अच्छी उर्दू में कहते हैं कारकर्दगी। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी अम्मी मुझसे पूछती हैं कि बताइए अब्दुल समद कैसा पढ़ रहे हैं, बताइए दोदी कैसा पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी एफिशिएंसी आपकी अम्मी को बताता हूँ। ठीक है जनाब? तो आपकी एफिशिएंसी में कैसे बताता हूँ? तो उस एफिशिएंसी को बताने का फिजिक्स में तरीका सुनिएगा। फिजिक्स में तरीका ये होता है कि जब बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते वक्त मैं आपके दिमाग में जो बातें डाल रहा हूँ, जो बातें समझा रहा हूँ, इट इज कॉल्ड इनपुट। मैं आपके दिमाग में जो बातें डाल रहा हूँ, इट इज कॉल्ड इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आज की क्लास में 10 बातें पढ़ाई, तो मैंने आपके दिमाग को इनपुट दिया 10। अच्छा, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बेटा बार बार आपसे पूछता हूँ ना, तो जब मैं आपसे पूछता हूँ तो मुझे आप जो जवाब देते हो, इट इज कॉल्ड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 बातें समझाई, फिर मैंने कहा आप मुझे बताएं, तो आप सारी बातें तो सही नहीं बता सकते। तो आपने फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 बातें सही बता दी। मैंने आपको 10 बातें सिखाई, सिखा के जब मैंने पूछा तो आपने मुझे 8 बातें सही बता दी। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं आपकी अम्मी को बताऊंगा कि भाई बच्चों की एफिशिएंसी 80% है, और 80% एक अच्छी एफिशिएंसी होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको 10 बातें पढ़ाऊं और आपसे पूछूं तो आप मुझे खाली 2 बातें सही बताओ, बाकी सारी बातें गलत गलत बताओ। तो मैं कहूंगा भाई आपकी अम्मी से कि आपके बच्चों की एफिशिएंसी बहुत खराब है, इनको तो कुछ भी पढ़ा लो इनको समझ में आता ही नहीं है। तो एफिशिएंसी बेटा क्या होती है कि जब हम चेक करना चाहते हैं कि कोई मशीन, कोई मोटर, कोई इंसान किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसकी कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है बेटा? एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखिए अपने पास, क्योंकि इस पेज पर लिखने के लिए जगह नहीं बची। बेटा डेफिनेशन लिखिएगा
बताइए आउटपुट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनपुट से, तो डिवाइड करने को नोट्स की जुबान में क्या कहते हैं दोदी? डिवाइड करने को नोट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं दोदी? डिवाइड करने को बोलते हैं रेशो। डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? रेशो। डिवाइड करने को बेटा क्या बोलते हैं? रेशो। तो बताइए अगर मैं दो चीजें डिवाइड कर रहा हूँ, किसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ? सर आप डिवाइड कर रहे हैं आउटपुट को इनपुट से, तो डिवाइड करने को बोलते हैं रेशो। तो गौर से सुनना, आउटपुट और इनपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आउटपुट और इनपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। बेटा डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन लिखो। द रेशो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट is called efficiency. The ratio between output and input is called efficiency. Ratio between output and input is called efficiency. आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, वो भी अभी समझा रहा हूं। पहले लिखो आउटपुट और इनपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सर इनपुट क्या होता है? इनपुट होती है सप्लाइड एनर्जी। इनपुट होती है सप्लाइड एनर्जी। तो जितनी एनर्जी मैं आपको दे रहा हूं बात समझाने के लिए, इट इज कॉल्ड इनपुट। जितनी एनर्जी मैं कर रहा हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत का नाम इनपुट। मेरी मेहनत का नाम इनपुट। और जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, इट इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट है सप्लाइड एनर्जी, आउटपुट है रिसीव्ड एनर्जी। तो जो चीज बेटा मैंने आपको सिखाई वो सप्लाइड है, वो इनपुट है। फिर मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे सही सही सुनाया, तो जो जो सही सही सुनाया इट इज कॉल्ड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट का रेशो, इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी दूसरी एग्जांपल देकर इनपुट आउटपुट समझाना चाह रहा हूँ। बेटा ये बताओ, ये जो लैंप होता है, लैंप, बेटा दो दी आपसे शुरू कर रहा हूँ। बताओ लैंप को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इनपुट क्या है? और लैंप हमें उसके बदले में क्या देता है? आउटपुट क्या है? बताओ लैंप को तुम क्या देते हो दोदी? कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लैंप उसके बदले में हमें क्या देता है? लाइट। तो आउटपुट, लाइट क्या हो गई? आउटपुट एनर्जी। ठीक है। बट अब अब्दुल समद आपसे मेरा सवाल है, अगर आप कोई स्पीकर चला रहे हैं, स्पीकर से आप कोई गाना सुन रहे हैं या स्पीकर से आप कोई तिलावत सुन रहे हैं, तो स्पीकर को आप कौन सी एनर्जी देते हो? इनपुट। और स्पीकर से कौन सी एनर्जी आप लेते हो? आउटपुट। अब्दुल समद। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा इसी तरीके से मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ पंखा होता है या नहीं होता है। अब ये दोदी मुझे बताएंगे। दोदी बेटा पंख होता है ना पंखा? तो बताना दोदी, पंखे को कौन सी एनर्जी इनपुट है? बोल तो सबका ही इनपुट बिजली है। पंखे से आउटपुट क्या मिलता है, सिर्फ ये बता दो दोदी। पंखे से क्या आउटपुट मिल रहा है? बेटा पंखे से क्या आउटपुट मिल रहा है? पंखे से हवा मिल रही है, तो हवा हमारे लिए आउटपुट है। अब मुझे नहीं पता दूधी भाई कहाँ चले गए। अच्छा अब जरा इस सवाल में आ जाओ, इस इधर ही हो ना? अब जरा इस वाले सवाल में आ जाओ, ये बताओ। अब सवाल में लेकर आ गए हो इतनी बातें सुनाने के बाद, ये बताओ बेटा कि ये जो बंदा है ये लिफ्टर है। ये लिफ्टर क्या कर रहा है? सर ये लिफ्टर इस बॉक्स को नीचे से उठा के ऊपर रख रहा है। ठीक है ना? अब नीचे से उठा के ऊपर रख रहा है, तो याद रखना कोई भी चीज ऊपर लेके जा रहे होगे ना,
तो उसमें आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो? mgh। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ बेटा दोदी, कि इस बॉक्स को जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं, लिफ्टर मशीन से, मोटर से इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है, तो बताना लिफ्टर का आउटपुट क्या है? लिफ्टर का आउटपुट क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिफ्टर का आउटपुट क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। अब जरा सवाल पढ़ लो। सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि मेरे पास एक लिफ्टिंग मशीन है। इस लिफ्टिंग मशीन की एफिशिएंसी 65% है। बताइए इस लिफ्टर की इनपुट पावर कितनी है? क्या कैलकुलेट करना है? लिफ्ट की इनपुट पावर। इनपुट पावर कैसे निकालोगे? इनपुट पावर तो गौर से सुनना। आप पहले लिखोगे एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है बेटा। इनपुट कैलकुलेट करना है, इनपुट को सब्जेक्ट बना लो। जब आप इनपुट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। अब बेटा इनपुट इधर चला जाएगा, एफिशिएंसी इधर आ जाएगी। अब जरा मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइएगा, अब्दुल समद, आप इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में आउटपुट क्या है? ये लिफ्टर बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है, क्या चीज आउटपुट है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसने आपसे क्वेश्चन के पहले पार्ट में कैलकुलेट करवाई भी है? यस, हमें पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 800। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 800। तो बेटा मैंने लिख दिया 800। एफिशिएंसी कितनी है? तो कहते हैं अगर आप मल्टीप्लाई 100 लिखोगे, अगर मल्टीप्लाई 100 लिखोगे तो परसेंटेज वाली लिखना। सर परसेंटेज में 65 है। अगर मल्टीप्लाई 100 लिख रहे हो, अगर मल्टीप्लाई 100 लिख रहे हो तो परसेंट वाली लिखना। और अगर मल्टीप्लाई 100 नहीं लिख रहे तो बगैर परसेंट वाली लिखना। ठीक है जी। चले खैर, मैंने 100 मल्टीप्लाई करा हुआ है। अब जरा अब्दुल समद हमें सॉल्व करके बताइए। 800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 65, व्हाट इज इनपुट एनर्जी? अच्छा जी, चलें 0.8 ले लिया मैंने। जल्दी से बेटा कॉपी करें। इट इज इनपुट एनर्जी। इट इज इनपुट एनर्जी। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी। इनपुट हमने कैलकुलेट कर लिया, पर हमने कैलकुलेट की एनर्जी। सवाल में पूछ रहे हैं पावर। तो कोई बच्चा बताए एनर्जी को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी बटा, हाँ एनर्जी अभी अभी तुमने कैलकुलेट की है। 1 2 3 0.8, इट इज इनपुट एनर्जी। और बताइए सवाल में टाइम कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कोने पे? यहाँ कोने पे देखो, कितना टाइम लिखा है? 5.4। बताओ डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? बताओ बेटा क्या टाइम। हाँ लिख लो बेटा, यहाँ लिखने की जगह मुझे नहीं बन पा रही, आप अपने पास लिख लो।
ठीक है बेटा। उसके बाद आगे चलो, एफिशिएंसी के भी सवाल और कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अच्छा बेटा, अब सवाल ये है कि बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है पेट्रोल जलाकर, ऑयल जलाकर बिजली बनाना। जब पेट्रोल से बिजली बनाते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल से ही बिजली बनाई जाती है, तो इसका फायदा क्या है? सर फायदा इसका ये है कि हम उतनी बिजली बनाते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, और जब बिजली बनाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। गर्मियों में ज़्यादा बिजली चाहिए होती है तो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं। सर्दियों में एसी नहीं चलते, कम बिजली चाहिए होती है, कम बिजली बनाते हैं। तो जितनी बिजली चाहिए होती है, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जितनी ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है, हम उतनी बिजली बना लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज बताएं, नुकसान बताएं। सर नुकसान में पहला नुकसान हम पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब इससे हमारी इकोनॉमी ख़राब होती है। हम तो पहले ये सोचते हैं यार हमारी जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब होती है, एयर का पोल्यूशन तो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम ये सोचते हैं जनाब कि इसका सबसे बड़ा नुकसान, हम पाकिस्तानियों को ये पता है कि भाई ये बिजली बनाने का बहुत महंगा तरीका है, एक्सपेंसिव है, नंबर वन। नंबर टू, अब आपकी बात पर आ रहे हैं कि अगर पेट्रोल जहाँ महंगा नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दबा के पेट्रोल ज़ाया करें, जलाएं। तो एक तो नॉन रिन्यूएबल है, ख़त्म हो जाएगा भाई। दूसरी बात, इससे ज़बरदस्त किस्म की गंदी गंदी गैसेस पैदा होती हैं जो हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को ख़राब कर रही हैं, हमारे ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, ज़मीन पे गर्मी बढ़ती जा रही है। ज़मीन पे गर्मी बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिससे सैलाब आ रहे हैं। तो हमारी ज़मीन का इकोसिस्टम इस एयर पोल्यूशन की वजह से बर्बाद हो रहा है। तो ये एक इसका नुकसान है। ठीक है जी। अरे चलिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल में आप इतने एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस सवाल को सॉल्व करना है, तो जल्दी से बेटा खुद से मुझे करके बताएं। मुझे बताएं बेटा दोदी, क्या फार्मूला लगेगा इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए? अच्छा फिर देख के बताओ, एम कितना है, वी कितना है, बताओ। 0.020 मास है। और स्पीड कितनी है बेटा? 350। अब जल्दी से अब्दुल समद मुझे सॉल्व करके बताएं, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। 1225। जल्दी से बेटा कॉपी करें। अच्छा बेटा, जब आपने इसको कॉपी कर लिया तो अब जरा सुने। कहते हैं जब हम बुलेट को या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो ऊपर जाते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। आपसे हाइट पूछ रहे हैं, बेटा खुद से हाइट निकाल के बताएं, मैंने सवाल आधा सॉल्व कर दिया है। हाइट बेटा आप खुद से निकालें लिखकर।
बेटा हाइट कैलकुलेट करना है तो हाइट को सब्जेक्ट बना, तो 1225 को डिवाइड करोगे एम जी से। एम है 0.02, जी है 10, तो एम जी से 6, और ये इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये इसकी हाइट आ जाएगी। ये लिखा ना, ये वाला देखो, ये वाला कितना है बताओ बुलेट का अच्छा, अबे कोने वाले जीरो से कुछ भी नहीं होता। इस कोने वाले जीरो से बेटा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन चलो आप लिख लो, लिख के भी करोगे तो बेटा आंसर यही आएगा। फिर कहते हैं कि जो हाइट आपने निकाली है इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड हाइट। जो हाइट आपने निकाली है इसको कहते हैं कैलकुलेटेड हाइट। लेकिन जब हम बुलेट को खुद फायर करके देखते हैं तो वो इतनी हाइट तक नहीं जाती बुलेट। ठीक है जनाब, जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें हाइट ज़्यादा आ रही है, और अगर हम प्रैक्टिकली बुलेट फायर करें तो बुलेट इतना ऊपर नहीं जाती। तो बताएं ऐसा क्यों होता है। जवाब, सर हमने, हाँ, हमने अज्यूम किया हुआ होता है, हमारी कैलकुलेशन में एज्यूम होता है कि एयर नहीं है, तो वी एज्यूम नो एयर रेजिस्टेंस। एज्यूम का मतलब समझते हो बेटा दोधी। एज्यूम का मतलब हमने फर्ज किया हुआ है, हमारा ख्याल है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बट इन प्रैक्टिस बट इन प्रैक्टिस एयर रेजिस्टेंस opposes the motion of bullet। तो जिस बुलेट को आप ऊपर फायर कर रहे हो उस बुलेट को एयर रेजिस्टेंस रोकती है, उस बुलेट को एयर रेजिस्टेंस रोकती है, इसलिए बुलेट उतनी हाइट तक नहीं जा सकती। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ।